एक रजाई में पूरा ससुराल। हाँ, अपने रजाई में सोने का भी अलग ही मजा है। मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती। माँ, मैं अपने ससुराल इसी रजाई को ले जाऊंगी। अरे पागल है क्या? ससुराल में पुरानी रजाई ले जाएगी, नया रजाई ले जाना तू। अरे माँ, मेरी नई रजाई देखो कितनी नई लगती है, तो फिर कोई और रजाई ले जाकर क्या करूंगी? वैसे भी यही है जो मेरी फेवरेट है और आरामदायक नींद आती है। ठीक है, तो इसी रजाई को ले जाना। इतने में आकृति एक बच्ची को लेकर। अरे चाची जी, मैं जहाँ सो रही हूँ वहाँ शालिनी ठीक से रजाई नहीं ओढ़ पा रही है। बाकी लोगों ने भी रजाई ओढ़ी हुई है, तो इसके लिए कम पड़ रही है। आप इसे एडजस्ट कर लो कहीं और। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं शालिनी को एडजस्ट करती हूँ। दिव्या, तू अकेले सो रही है, शालिनी को अपने साथ सुला ले। नहीं मम्मी, मैं अपनी रजाई किसी को नहीं दूंगी। ये रजाई सिर्फ मेरी है, मुझे अकेले सोने दो। कैसे जिद कर रही है? छोटी बच्ची को अपने साथ रजाई में नहीं सुला सकते? ससुराल जाएगी ना तो तेरी सारी जिद निकल जाएगी, वहां तेरे कौन नखरे उठाएगा? अरे माँ, मेरा पति मेरे नखरे उठा लेगा, आप उसकी टेंशन मत लो। हाँ, मुझे क्यों टेंशन होने लगी? जब ससुराल जाएगी तो सब पता चल जाएगा। आजा शालिनी, तो मेरे साथ सो जा बेटा। उषा अपने साथ उस छोटी सी बच्ची को रजाई में सुला देती है। दरअसल दिव्या को अपनी रजाई इतनी पसंद थी कि उसने पहले भी कभी किसी से शेयर नहीं की थी। अगले दिन हल्दी मेहंदी की रस्में होती हैं और फिर बिचौला शंकर धूमधाम से दिव्या की शादी राघव से करवा देता है। ठंड में बहू अपने ससुराल में जब गृह प्रवेश करती है तब गरीब घर को देखकर उसके सारे सपने टूट जाते हैं। ये क्या, शंकर जी ने तो बोला था काफी अच्छा ससुराल है, किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन मेरी नजरें जहाँ तक गई ससुराल ही खत्म हो गया। माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है? बहू, कमरा वमरा नहीं है तेरे ससुराल में। हम सब लोग यहीं साथ में सोते हैं। शंकर जी ने बताया नहीं? उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई, बस ये बताया ससुराल में सदस्य ज्यादा हैं और परिवार बहुत अच्छा है। तुम्हारा ससुराल भी अच्छा है रहने लायक। मुझे नहीं पता शंकर जी ने तुम्हारे परिवार वालों से सच्चाई क्यों छुपाई, लेकिन दिव्या, मैं मेहनत करके कमरा बनवा लूंगा, जब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी ठीक है, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। हाँ बहू, मेरा बेटा बहुत मेहनती है, तू थोड़ा सा उसका साथ देना बस, और संयम रखना। जी पापा जी। चल बहू, मैं तुझे तेरे ससुराल वालों से मिला देती हूँ। ये तेरी छोटी नंद शिप्रा, बड़ी नंद कामिनी और उसके पति समीर, और हम सबको तो तू जानती है, ये तेरा देवर पंकज। हेलो भाभी, किसी चीज की दिक्कत हो तो बताना, मैं आपका छोटा भाई जैसा हूँ। जी देवर जी। ठंड लग रही है माँ जी। हाँ, देर रात हो गई है, मैं सोने की व्यवस्था करती हूँ। शिप्रा, बिस्तर बिछा। जी माँ। शिप्रा माँ के साथ मिलकर जमीन पर दरी कंबल बिछा देती है, जिस पर सब फटाफट आकर लेट जाते हैं। बहू कपड़े बदल कर आती है, लेटती है, लेकिन उसे ही रजाई नहीं मिलती है। माँ जी, थोड़ी सी और रजाई दीजिए ना, मुझे बिल्कुल भी रजाई नहीं मिल रही, मैं कांप रही हूँ। हाँ बहू, देती हूँ। अरे थोड़ी सी रजाई बहू को भी दे दो। अवंतिका रजाई खींचती है तो कोने में सो रहे पंकज और शिप्रा से रजाई हट जाती है और वो भी खींचने लगते हैं, जिससे फिर बहू उघड़ जाती है। हाँ जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे रजाई ओढ़ने का बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। देखिए ना, आप इतने सारे जने एक ही रजाई में क्यों सो रहे हैं? अरे बहू, तेरे पूरे ससुराल वालों पर एक ही रजाई है, इसी से ही काम चलाना होगा। हाँ जी, थोड़ी रजाई दिलवा दीजिए ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही। हाँ बहू रुक। सास अपनी बहू के लिए रजाई खींचती है, तब बाकी के लोग घर जाते हैं तो अरे मुझे कॉलेज जाना, मेरी तबीयत खराब होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? दीजिए ना मुझे रजाई ओढ़ने को। अरे मेरी नौकरी का पहला दिन है, मैं बिना रजाई मर जाऊंगा, दो ना। अरे मैं मेहमान हूँ, मुझे दो, अगर हम ठंड में पड़ गए तो यहाँ शादी में बीमार होने थोड़े आए हैं। दिव्या, थोड़ा संभाल लेना, मैं इनके सामने कुछ नहीं कह पाता। अरे लेकिन मैं भी तो परेशान हो रही हूँ। ठीक है, कुछ कंबल ही दे दीजिए। वो तो नहीं है यार, ये एक ही था, एक बिछा लिया ताकि जमीन पर ठंड न लगे। अरे पहले मैं लूंगी, जो सबसे पहले उठती है, घर गृहस्थी चलाती है। सुन बहू, तू थोड़ा एडजस्ट कर ले, घर में मेहमान भी है ना। ये ले, तू इस पतली चादर को ओढ़ ले। वैसे भी जिस रजाई के लिए तू लड़ रही है वो जगह जगह से फटी हुई है, तुझे वैसे भी हवा लग जाएगी। माँ जी, आप सब लोगों ने ठीक नहीं किया। मैं नई बहू हूँ और मुझे कोई रजाई नहीं दे रहा। अगर मैंने अपनी रजाई निकाल ली तो मेरी रजाई के लिए भी हाहाकार मचा कर लड़ेंगे। फिलहाल ऐसे ही सो जाती हूँ, नई बहू हूँ, मेरा बोलने या कुछ करना अच्छा नहीं लगेगा। बेचारी बहू ठंड से कांप रही होती है, पतली चद्दर में सोई हुई होती है और पूरा ससुराल एक रजाई को ओढ़कर आराम से सो रहा था। सुबह हो जाती है, सास बहू को उठाती है। अरे बहू, दिव्या बहू, उठो, सुबह के 5 बज रहे हैं, जल्दी से नहाकर खाना बनाने की शुरुआत करो। माँ जी, पूरी रात ठिठुरती रही हूँ,
थोड़ा तो सोने दीजिए, अब जाकर रजाई मेरे हिस्से में थोड़ी आई है। अरे बहू ऐसे नहीं चलता, तुम घर की नई बहू हो, थोड़ा तुम्हें भी घर देखना होगा ना, वरना लोग कैसी बातें बनाएंगे। चलो उठो उठो। जी माँ जी। दिव्या उठ जाती है। नहा धोकर घर वालों के लिए उसे ढेर सारा खाना चूल्हे पर बनाना पड़ता है। चूल्हे का धुआं भी उसकी आंखों को जला रहा था। मेरी आंखें। सोचा था नया ससुराल जाकर अपने सारे सपने पूरे करूंगी, पति के साथ घूमूंगी, सबकी सेवा करूंगी। मिट्टी के चूल्हे वाला किचन नहीं होगा, कोई मॉडर्न ही होगा, लेकिन देखो क्या नसीब में आया। पति भी मेरी किसी बात को नहीं सुन रहा। अरे भाभी अपने आप से क्या बड़बड़ा कर बातें कर रही हो? वैसे तुमने काले चने पूरी और आलू गोभी की सब्जी बनाई है ना? हाँ दीदी बन रहा है, लेकिन इस धुएं को कम करके सही से आग जला दो, मुझे जलाना नहीं आ रहा है। मेरे घर में ऐसा चूल्हा नहीं था ना। अरे इसमें एक उपला और पतली लकड़ी डालो और इस फूकनी से धीरे धीरे हवा मारो, अपने आप आग लग जाएगी। अरे वाह, ये तो आसान था। उसकी गर्माहट भी अच्छी लग रही है मुझे। कुछ ही देर में सारा खाना पक जाता है और बहू सबको परोसती है। सब जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। अरे भाभी, खाना तो बहुत बढ़िया बनाया आपने, जरा और गोभी आलू देना। जी ये लीजिए। और बहू मुझे भी देना। भाभी मुझे भी 2 चने दे दो। और मुझे हलवा दे दे बहू। माँ जी, हलवा तो आपके पास ही रखा है। फिर भी बहू तू ही दे अपने हाथ से। जी माँ जी। कैसे पागल ससुराल वाले हैं मेरे। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। मुझे भी भूख लग रही है, ऊपर से ठंड लग रही है। अपना नया स्वेटर निकाल लेती हूँ। खाना परोसने के बाद दिव्या अपना स्वेटर पहनकर आती है तो उसका नया स्वेटर शिप्रा को पसंद आ जाता है। वाह भाभी, ये स्वेटर तो आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, अपना ये स्वेटर दे दो ना, मैं आकर आपको वापस कर दूंगी। अरे मैं तुमको दे दूंगी तो खुद क्या पहनूंगी? रात भर भी ठंड में रही हूँ। अरे तो भाभी मैं भी तो ठंड में ही रही हूँ, आप तो घर पर हो। ये लोग मेरे स्वेटर से एक्सचेंज कर लो, इसे पहन लो और मुझे अपना दे दो। हाँ भाभी दे दो, दोपहर तक की तो बात है। ठीक है शिप्रा, ले लो। और नया स्वेटर है, संभाल कर पहनना, गंदा मत करना। अरे भाभी आप तो ऐसे बोल रही जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, और फाड़ कर लाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मेरे पास कोई स्वेटर नहीं है और पहनने के लिए। ले बहू मेरी शॉल ले ले, ज्यादा ठंड लगे तो। हे भगवान, नई बहू इतनी पुरानी शॉल पहनेगी तो आसपास के लोग क्या बोलेंगे। खैर, ठंड से बचने के अलावा और मैं कर भी क्या सकती हूँ। जी माँ जी। शिप्रा अपनी भाभी का नया स्वेटर पहनकर चली जाती है और दिव्या उसका पुराना स्वेटर पहनकर सास की शॉल ओढ़कर काम करती है। कभी ठंडा पानी में बर्तन धोती है, कभी घर वालों के कपड़े। ऐसे ही रात होने को आती है। खाना खाने के बाद सब बिस्तर पर लेट जाते हैं और फिर से एक फटी हुई रजाई की खींचतानी शुरू हो जाती है। अरे क्या है ये, मुझे दो ना। मैं कल भी ठीक से नहीं सो पाया था, सारी हवा अंदर जा रही थी। कल तो तेरी वजह से मैं और ये ढंग से सो नहीं पाए। वही तो। अरे शांति शांति, आराम से सब घुस जाओ, एक रजाई ही है सोने के लिए। अरे वही तो बेटा, मैं इन सब से बोल रहा हूँ लेकिन कोई सुनता नहीं है। अरे ये मेरा है, मुझे दो, मुझे नींद आ रही है। रजाई का पंगा देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझे आज भी रजाई मिलेगी। और रजाई तो देखो, खींच खींच कर इन्होंने और रुई निकाल दी है। लड़ना बंद करोगे? रजाई दो, सारी रुई निकाल दी। रजाई की खींचतानी खत्म नहीं होती। पूरा परिवार एक रजाई में घुसकर इधर उधर से खींचता है कि जगह जगह से रुई निकल जाती है और रजाई भी फट जाती है। लो हो गई गड़बड़, सो जाओ सबके सब। क्या जरूरत थी इतना खींचतानी करने की? तुम लोग समझते नहीं हो। अब ये था, लेकिन अब किस में सोएंगे? ऊपर से इतनी ठंड लग रही है। वही तो, देख लो कैसे तुम्हारे बच्चे हैं, नास पीटे कहीं के। अच्छू। अरे भाभी, आप अपने दहेज में कुछ नहीं लाई हो क्या? कोई पन्नी सी तो थी बड़ी सी। इन्हें तो मेरी रजाई के बारे में पता चल गया। दे देती हूँ, नहीं दूंगी तो और गलत लगूंगी। कहीं मेरी फेवरेट रजाई के साथ भी ऐसा ना कर दे। मैंने आज तक अपनी रजाई किसी से भी शेयर नहीं करी है, लेकिन यहाँ देखो सबको देनी पड़ेगी। बहू सोच क्या रही है? कामिनी तुझे कुछ पूछ रही है। रजाई लाई है क्या? हाँ हाँ माँ जी, रजाई लाई हूँ। है सच में? मैं लेकर आता हूँ। ओहो, अब तो नई रजाई में सोने का और अलग मजा आएगा। देवर पंकज भाभी की नई रजाई लाता है, जिसे देखकर घर वालों के चेहरे पर अलग ही खुशी आ जाती है और उसमें भी लड़ते झगड़ते सबसे पहले लेट जाते हैं और बहू बाहर हो जाती है। अरे वाह, कितनी नरम और मुलायम है। ऐसी रजाई में तो मैं 24 घंटे सो सकता हूँ। हाँ सच में, अगर दिव्या तुम रजाई लाई थी तो कल ओढ़ लेती। इतनी ठंड में क्यों सोई? जी मुझे याद नहीं था, वरना सो जाती। अब आप थोड़ा सा उधर हो जाइए, मुझे ओढ़ने के लिए कुछ मिल नहीं रहा। चलो अब थोड़ा इधर उधर हो जाओ, बहू को भी सोने दो, बहू की रजाई है।
दूसरे किनारे वाले लोग जितना बहू के लिए जगह बनाते तो लास्ट में शिप्रा और कामिनी रजाई से बाहर आ जाते और वो धक्का मारते तब दिव्या बाहर आ जाती। छोटे साले साहब, हमारे मजे हैं, हम लोग बीच में सो रहे हैं, करने दो इन लोगों को कुश्ती, हम तो सोते हैं। हाँ जीजू। अरे थोड़ी सी मुझे भी जगह दे दो। बहू कहती रहती है, ठंड में ठिठुरती रहती है, लेकिन ससुराल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी फौज बहू की नई रजाई में चैन की नींद सो जाती है और बहू कल रात की तरह पतली चद्दर में ठिठुरती है और यहीं अनगिनत दिनों तक होता रहता है। बहू की रजाई ही उसे ओढ़ने को नहीं मिलती। वहीं बहुत दिन का काम खत्म करके अपनी रजाई लेती है तो कामिनी और सास। अरे बहू, तूने इस टाइम रजाई क्यों खोली है? कोई सोने का समय है? और क्यों भाभी? हमारे घर का सारा काम कर चुकी हूँ मैं। इतने दिन से ठंड में बिना रजाई के सो रही हूँ, नींद पूरी भी नहीं हो पाती। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, इसीलिए 1-2 घंटे के लिए सोने जा रही थी। ठंड थकावट दोनों है। माँ जी हाँ कर दो, मुझे मेरी फेवरेट रजाई में अकेले सोने का मौका मिल जाएगा। अरे बहू, इस टाइम किसी ने तुझे सोता हुआ देख लिया तो लोग क्या बोलेंगे? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मुझे भी नींद आ रही है भाभी के साथ, मैं भी सो जाती हूँ। ठीक है, जब सारा काम हो रखा है, दोपहर में भी ठंड है तो मैं भी सो जाती हूँ। सो जा बहू। बहू अपनी नई रजाई में जैसे ही सोती है तो घर के बाकी लोग भी सोने को आ जाते हैं। देवर और पति तो काम पर गए होते हैं, लेकिन फिर भी रजाई की खींचतानी मस्ती है। माँ जी एक एक करके सब आ गए। देखो ना, रजाई कोई ठीक से दे ही नहीं रहा। आप बोलो ना मुझे थोड़ा आराम करने दे, दिन भर काम करती रहती हूँ, वैसे भी ठंड में कांप कांप कर। अरे बेटा समीर, रजाई छीन मत, आराम से सो जा। अरे पापा जी, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं तो आराम से लेटा हूँ। थोड़ी चिल्लम चिल्ली के बाद सब सो जाते हैं। आधे घंटे बाद ससुर उठता है। अच्छा, अरे शाम के 4 बज रहे हैं, ठंड हो रही है। अवंतिका उठ, चाय बना दे। मुझे मत उठाओ, बहू से बोल दो। बहू उठ, अपने पापा जी के लिए चाय तो बना दे। शाम की चाय बना रही है? ठंड तो मुझे भी लग रही है। भाभी जी मेरे लिए भी बना देना। भाभी तो अभी तक उठी भी नहीं है, मैं उठती हूँ, मुझे भी चाय पीनी है, मेरी नींद खुल गई है। भाभी, भाभी उठो भाभी। भाभी उठो, चाय बना दो, सबके चाय का टाइम हो गया है। लेकिन अभी तो आधा घंटा हुआ है, मेरी आंख लगे हुए। आप सभी सो लिए, लेकिन मैं तो नहीं सोई। अब बहू ये सब बातें छोड़ो और चाय बना। मेरे तो समझ नहीं आता कहाँ आकर फंस गई हूँ। सारी गलती उस बिचौलिए की है। मैं क्यों अपने नसीब को कोसूं? पता नहीं किस गरीब घर में लाकर पटक दिया। बनाती हूँ पापा जी। फिर बहू चाय बनाकर लाती है और सबको देती है। उबासी लेकर ठंड में कांपते हुए घर के सारे काम करती है। बेचारी पर स्वेटर नहीं था। शिप्रा रोज उसका स्वेटर पहनती थी, जिससे कि वो धुल धुल कर फेड हो गया और धागे भी निकल रहे थे। राघव जी, मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ, आपकी कंडीशन समझती हूँ। इसका मतलब ये नहीं मुझे बुरा नहीं लगता। मेरे पास रजाई थी, उस पर कब्जा कर लिया। स्वेटर था, उस पर कब्जा कर लिया। मेरे पास तो कोई कपड़े वगैरह हैं ही नहीं। चिंता मत करो, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। फिलहाल ये 500 रुपए हैं, इसमें कुछ ले आओ। इसमें तो एक ही स्वेटर आएगा। ऐसे कैसे एक स्वेटर आएगा? शिप्रा तो 2 लेकर आती है। इस शिप्रा, जरा अपनी भाभी को बाजार ले जा और 500 रुपए के 2 नए बढ़िया बढ़िया स्वेटर दिला दे। ठीक है भैया। दिव्या का मुंह बन जाता है। सास की शॉल पहनकर बहू अपनी छोटी नंद के साथ बाजार जाती है, जहां सस्ते में सस्ते सेल के स्वेटर में शिप्रा भाभी को स्वेटर दिलाती है। छी शिप्रा, ये कितना चीप क्वालिटी, इतना पतला स्वेटर, इसमें क्या ठंड रुकेगी? मुझे एक ही स्वेटर दिला दो, पर बढ़िया सा दिला दो जिसमें मेरी ठंड रुके। वैसे ही घर का सारा काम करती हूँ। भाभी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम सब लोग आपसे बहुत ज्यादा काम करवाते। आप नई बहू हो, इसमें तो करना पड़ेगा। और वैसे भी भैया ने आपको 2 स्वेटर दिलाने को कहा है, तभी तो मुझे भेजा है। चलो एक और पसंद करती हूँ। ये नीला कलर आप पर अच्छा लग रहा है और इसमें मोती भी है, ये ले लेते हैं। क्या फायदा राघव जी का, उन्होंने मेरी सुनी भी तो बेकार ही सुनी। मुझे तो अपने मन का करने को कुछ भी नहीं मिल रहा है ससुराल में। शिप्रा अपने पैसों से अपनी शॉपिंग भी कर लेती है और बढ़िया सामान खरीदती है। वहीं दिव्या का मुंह बन जाता है और वो घर आ जाती है। दिन गुजरते हैं। नई बहू के नाम पर दिव्या से घर के सभी लोग तीनों टाइम बढ़िया बढ़िया खाना बनवाते हैं। घर के बर्तन वही साफ करती है, घर के कपड़े वही साफ करती है। नंद नंदोई जाने का नाम नहीं लेते हैं। एक रात बहू घर का काम खत्म करके जल्दी रजाई में लेट जाती है और सोने की एक्टिंग करती है। ओहो भाभी तो सो गई, मैं अभी सो जाती हूँ। मेरी जगह लूटे उससे पहले मैं भी लेट जाती हूँ। घर के सभी लोग बारी बारी से लेट जाते हैं। बेचारा दामाद रजाई के बाहर रह जाता है। अरे ये क्या पागलपंती है, मैं बाहर ही रह गया, मैं कहाँ सोऊंगा? इस नरम रजाई में तुम लोग ही सोओगे क्या? अरे मैं तो नहीं निकलूंगा और न ही मेरी बीवी। माँ उसे सोने दो, उसे कभी भी रजाई नहीं मिलती।
अरे दामाद जी, इस चादर में एडजस्ट कर लीजिए, बहू भी तो ऐसी एडजस्ट करती है। माँ तुम्हारा दिमाग खराब है, हम तुम्हारे मेहमान हैं। और मेरी तो छोड़ो, ये तो दामाद है, उनके साथ तो ऐसा मत करो। भाभी को इतनी तो अकल होनी चाहिए ना। लेकिन वो तो सो चुकी है। शिप्रा तू बाहर आ। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी, और मैं बाहर निकलूंगी भी नहीं आज। लास्ट में सब लोग जबरदस्ती एक पूरी रजाई में लेट जाते हैं। जब तो सब जैसे तैसे आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही सब लोग करवट लेते हैं तो बहू की रजाई से बाहर आ जाती है और ठंड में कांपती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अगली सुबह बेचारी खांसी जुकाम के साथ चाय बनाती है। अच्छू, माँ जी, पापा जी, चाय। नंदोई जी चाय। अरे मैं इसी का ही इंतजार कर रहा था। भाभी आप सच में लाजवाब खाना बनाती हो। जी नंदोई जी। ओहो, नाश्ते में आलू का पराठा भी है, मजा आ गया। भाभी जरा और 2 आलू के पराठे दे दो। अब तो नहीं है। अरे तो अपनी प्लेट में से दे दो और बना लेना। हाँ बहू दे दे, सोच क्या रही है। हाँ, नई बहू के नाम पर इन लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब खाना भी। कल को पता नहीं और क्या क्या करेंगे। मेरे तो समझ ही नहीं आता, एक पूरी रजाई में पूरा ससुराल कैसे आ जाता है। मैं रजाई नहीं लाती तो इन लोगों का क्या होता। ले लो दीदी। दिव्या अपने हिस्से का आलू पराठा भी बड़ी नंद को दे देती है। उसके बाद ठंडे पानी में कांपते हुए बर्तन धोती है। ओह, इतना भी कोई होशियार चंद नहीं है कि बहू की आकर मदद ही कर दे। अरे बर्तन ही लगा दो, पर नहीं, सारा काम नई बहू करेगी। घर के सब लोग थोड़ी धूप में बैठे होते हैं। दिव्या जैसे ही बर्तन लेकर अंदर जाती है तो नंद नंदोई की चुपके से बात सुन लेती है। अजी, हमें यहाँ पर 15-20 दिन हो गए, अपने घर कब चलेंगे? क्या भाभी को परेशान कर रहे हो? बेचारी सो नहीं पाती हैं। कामिनी तुम कैसी बातें कर रही हो? सभी औरतें अपने मायके में रुकने के लिए मरी रहती हैं और तुम यहाँ से जाना चाहती हो। अरे तुम्हारी भाभी की नरम नरम रजाई में सोने का मौका मिल रहा है और फिर वो इतना अच्छा खाना भी बनाती है। तुम घर जाओगी तो तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी और हमारी रजाई तो फटी हुई है, अभी पैसे भी नहीं है मेरे पास, समझ सकती हो ना? तो यहीं रह लो। अच्छा ठीक है। अच्छा तो ये बात है, ये दोनों भी यहाँ पर नहीं होते तो मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इन लोगों की वजह से ही ज्यादा अटरम शटरम बनाना पड़ता है, और ये लोग चले भी जाते तो मैं अपने ससुराल वालों के साथ एक ही रजाई में आराम से सोई। लेकिन नहीं, कि लोग भी गरीब हैं, इनके पास भी कुछ नहीं है। दिव्या चुपचाप अंदर आती है। उसे देखकर नंद नंदोई चुप हो जाते हैं, लेकिन दिव्या तो सब कुछ सुन चुकी थी। फिर वो रोजमर्रे की तरफ रोज संभालती है। एक रात सब सो रहे होते हैं कि 2-3 चूहे जाकर दिव्या की रजाई को भी अलग अलग जगह से कुतर देते हैं, जिससे वो भी ठीक से सोने लायक नहीं बचती। अगली रात, हे भगवान, अब हम कैसे सोएंगे? ये रजाई भी नहीं बची। बाजी, ये तो मेरी फेवरेट रजाई थी, ये भी चूहे ने कुतर दी। अब हम सब लोग कैसे सोएंगे? इसमें तो हवा घुसेगी जगह जगह से। हाँ, दिव्या को तो वैसे ही इतने दिन से रजाई भी नहीं मिल रही थी, अब ये भी रही नहीं। अब हम सब कैसे सोएंगे भैया भाभी? अब तो रात हो रही है, लेकिन कल से हम नई रजाई बनाने की कोशिश करेंगे। आज ऐसे ही सो जाते हैं। घर वाले फटीचर रजाई में सो जाते हैं और बहू पहले की फटी रजाई ओढ़ लेती है। सुबह बहू और नंद सारी रजाई की रुई अलग कर रहे थे। आज रात कैसे सोएंगे? आप लोगों को आइडिया भी है? देखिए, जितनी जल्दी सारे लोग काम पर लगेंगे उतना ही काम जल्दी होगा। पहले की दोनों पुरानी रजाई की सारी रुई निकालकर धूप में डालनी होगी और खुली खुली करनी है। मैं बाजार से कपड़ा लेकर आती हूँ। राघव जी, आपका प्रमोशन कभी होगा भी या नहीं, या हम ऐसे ही गरीबी वाली जिंदगी जिएंगे? माफ करना दिव्या, मैं मेहनत कर रहा हूँ। सभी ससुराल वाले फटी रजाई की रुई निकाल कर धूप में अलग रखते हैं और उसे धूप लगाते हैं। फिर बहू बाजार से नई रजाई का कपड़ा लाकर नई रजाई सिलती है और उसमें पुरानी रुई डालती है, जिससे कि रुइयां कम पड़ जाती हैं। अरे बहू, अभी तो ठीक से एक रजाई भी नहीं भरी, ये रुई बहुत कम है। अब रुई तो सर्दी में बहुत महंगी मिलती है, कहाँ से आएगी? पैसे नहीं है, अब तो रजाई के बिना ही रात को ठिठुर ठिठुर कर मरना होगा। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मेरे यहाँ रजाई कंबल बनाने का काम चलता है। मैं वहां से कुछ कतरन और रुई मंगवा लेती हूँ। हेलो मम्मी, हमारी फैक्ट्री से कुछ रुई, रजाई के खोल के कवर और कतरन भिजवा सकती हो जो काम में ना हो? क्यों बेटा, क्या हो गया? ऐसी आफत क्या पड़ गई? वो सब बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल कारीगरों से भिजवा दो। अच्छा ठीक है, भिजवाती हूँ। फोन कट जाता है। उषा अपनी फैक्ट्री से रजाई के कवर, कतरन और वेस्ट रुइयों को भेज देती है। देखिए, सारा सामान आ गया है। आप सब जल्दी से इस रुई को अलग करो और ये जो खाली रजाई के कवर है ना, इसमें डाल दो। फिर सिलाई भी करनी है। मुझे ठंड लग रही है, मेरे को भी करना पड़ेगा क्या? हाँ दीदी, सबको करना पड़ेगा। पूरा ससुराल एक ही रजाई में सोता है ना, लेकिन अब मैं रजाई अलग अलग कर रही हूँ क्योंकि मैंने इतने मार्जिन मंगवा लिया है। मुझे नहीं पता था बहू तेरा रजाई कंबल की फैक्ट्री है। चल, तूने जो भी किया अच्छा किया।
घर के सभी लोग चार चार रजाई में सारी रुई भर देते हैं। फिर बहू अपनी रजाई को बढ़िया तरीके से सिल देती है, जो कि बहुत नरम नरम लगती है। फिर सास और नंद भी बाकी रजाई को सिल रहे होते हैं और बहू उसमें भी मदद करवा देती है। और एक रजाई में नंद नंदोई मेहनत करते हैं। पूरा काम रात के 11 बजे तक हो पाता है। बाप रे, आखिर चारों रजाई एक ही दिन में बना दी, वरना ये पॉसिबल नहीं था। हाँ पापा जी, जब सब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तो काम आधे वक्त से भी कम वक्त में हो जाता है। ये लीजिए माँ जी, पापा जी, आप दोनों की रजाई। शिप्रा, देवर जी, इस रजाई में आप सोना। ये रजाई मेरी और राघव जी की रजाई है। भाभी क्या हरकत है, हमारी रजाई भी दो, हम भी सुबह से कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। हाँ भाभी जी, ये ठीक नहीं है। हम भी तो सुबह से इस रजाई को बनाने में मेहनत कर रहे हैं। मेरे तो सी भी लग गई थी हाथ में। पर मैं तो कांप कांप कर इस घर में कब से काम कर रही हूँ। ऊपर से मुझे ही मेरी रजाई सोने को नहीं दी। नई बहू हूँ, मेरे साथ भी तो आप सब लोगों को नरम स्वभाव रखना चाहिए था ना, लेकिन किसी ने भी नहीं रखा। और कामिनी दीदी, नंदोई जी, जब मुझे ये बात पता चली कि आप लोग जानबूझकर इस घर में रह रहे हो ताकि आपका खर्चा पानी ना हो, तो आपको भी तो समझना चाहिए ना कि ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, नई बहू आई है, घर जमाने में टाइम लगेगा। आप लोगों को हेल्प करवानी चाहिए थी मेरी, लेकिन नहीं। मेहमान के नाम पर आप लोग रजाई भी ले रहे हो, खाना भी खा रहे हो। सब सुन लिया था मैंने उस दिन बर्तन रखने से पहले। क्या कामिनी, तूने दामाद जी के साथ मिलकर जानबूझकर ऐसा किया? पता है ना तुझे घर की क्या स्थिति है, थोड़ा टाइम तो देती। कामिनी, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। नंदोई जी, दीदी, आप इस घर के मेहमान हो और मैं पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन मेहमान को भी मेहमान की तरह रहना चाहिए, ना कि बसेरा डाल देना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको रजाई से बाहर निकाल देंगे जब इतने टाइम झेला है। नहीं नहीं भाभी, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो ये सब वैसे भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैं इनकी बातों में आ गई। ये है ना ठंड में आलस खाए, ना अपनी नौकरी करनी है ना मुझसे काम करवाना है। सॉरी भाभी, पापा जी आलस के चक्कर में यहाँ का सब कुछ खराब कर दिया और आपको जो तकलीफ दी भाभी जी, उसके लिए माफ कर दीजिए। पर कोई बात नहीं, अब हम चले जाते हैं। पर इतनी रात में कैसे? मेरी रजाई में सो जाइए ना जीजी जीजू। नहीं नहीं, अब हमें चलना होगा, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। दीदी, जीजू, आपको अपनी गलती का एहसास है, ठीक है, लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो सुबह से आप मेहनत कर रहे हैं, खाना भी नहीं खाया और इतनी ठंड में रात में बाहर भेज दूंगी। चलिए सब लोग गर्मा गर्म खाना खाते हैं, मैं पूरी बना कर लाती हूँ और फिर आज फिर से सब लोग पूरी रजाई में एक साथ सोएंगे। थैंक यू दिव्या भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। तब दिव्या खाना बनाने चूल्हे पर बैठी हो है। दोनों नंद सब्जी कटवाने आ जाती हैं, पूरी बनाने लगती हैं और खाना बन जाने पर परोसवाती भी साथ में है। और फिर पूरी फैमिली सारी जमीन पर कंबल बेचकर एक साथ सब लेट जाती हैं। अब हर किसी के पास खुली जगह थी और रजाई भी, जिससे वो सब लोग चैन की नींद सोते हैं। अगले दिन नंद नंदोई अपने घर रवाना हो जाते हैं और राघव भी अपनी नौकरी बदल लेता है, जिससे घर में धीरे धीरे पैसे आने लगते हैं और सारी तंगी खत्म होने लगती है। दिव्या भी अपने ससुराल में घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है।